देखिए, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो लास्ट टर्म होती है ट्रेनिंग की, तो उसमें भी ट्रेनिंग ख़त्म होने से लगभग 10-15 दिन पहले जो मिलिट्री सेक्रेटेरिएट है वहाँ से लोग जाते हैं और वो हमें चॉइस ऑफ आर्म फिल करने के लिए बोलते हैं। एक फॉर्म होता है, उसको फिल करने के लिए बोलते हैं। तो उसमें हमें चॉइस ऑफ आर्म भरनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी आर्म्स हैं जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं कई बार। बहुत सारी ऐसी आर्म्स होती हैं जिनके लिए सब लोग एलिजिबल होते हैं। जैसे आर्म्स, जैसे कि इंडियन आर्मी में बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे फाइटिंग आर्म्स हो गई तो उसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड आर्मर्ड है। फिर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स हैं जिसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स है और बहुत सारी आर्म्स हैं। उसके बाद सर्विसेज हैं जो कि ये फाइटिंग आर्म्स को सपोर्ट करती हैं पीछे से। फॉर एग्जांपल आर्मी सर्विसेज कोर जो कि लॉजिस्टिक्स देखती है, जो कि इसके अलावा ऑर्डिनेंस है जो कि एक सर्विसेज कोर है। तो वो सब लॉजिस्टिक्स और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स देखती हैं। तो ये मेनली आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं। और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली होती है तो तब आपसे चॉइस ऑफ आर्म भराया जाता है। तो उसमें आप अपनी चॉइस दे सकते हैं, 3 चॉइस देनी होती हैं उसमें। तो अगर आप उस मेरिट लिस्ट में फिट हो रहे हैं और जो आपका ब्लॉक बनाया है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के रिजल्ट के आधार पे एक ब्लॉक बनाया जाता है। ब्लॉक कैन बी ऑफ कुछ भी, जैसे जनरली 20 का ब्लॉक या 30 कैंडिडेट्स का ब्लॉक होता है, कैडेट्स का ब्लॉक होता है। तो उसमें अलॉट कर दी जाती है वैकेंसी कि इस ब्लॉक में इतनी इतनी वैकेंसीज़ हैं। तो उसमें वही वैकेंसीज फिल की जाती हैं उन कैंडिडेट्स द्वारा। तो जनरली 70-80% जो आप चॉइस ऑफ आर्म ऑप्ट करते हैं वो मिल जाती है आपको। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां आप जो जिस आर्म में या फिर जिस सर्विस में जाना चाहें वो नहीं मिल पाती। जैसे कि मैं खुद एक इन्फेंट्री में जाना चाहता था लेकिन मुझे मिली कोर ऑफ इंजीनियर्स। तो इन्फेंट्री फाइटिंग आर्म के अंदर आती है? इन्फेंट्री फाइटिंग आर्म होती है और कोर ऑफ इंजीनियर सपोर्टिंग में? कॉम्बैट सपोर्ट आर्म होती है। तो इसके अंदर भी क्या कोई मेरिट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, मेरिट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है कि आपको कौन सा इन्वॉल्व होगा? कि आपने प्रेफरेंसेस तो अपनी दे दी, बट क्या आर्मी के अंदर या मिलिट्री सेक्रेटेरिएट के अंदर इस तरह का कोई प्रोसेस होता है कि जज करने के लिए कि इस व्यक्ति को हम इस आर्म के अंदर भेजेंगे, इस व्यक्ति को उस आर्म में? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी बहुत सारी असेसमेंट होती है, उसकी भी एक अलग से फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे 300 लोग थे या 400 लोग थे और उनमें से टॉप 50 थे जिन्होंने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा की ट्रेनिंग और अच्छा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, और वो 50 के 50 फॉर एग्जांपल कि उन्होंने बोल दिया कि हम कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाएंगे, तो फिर बाकी आर्म्स का क्या होगा? तो ऐसा मिलिट्री सेक्रेटेरिएट के और बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में या फिर हमें नहीं पता होता है, बट उनका एक सेट रूल प्रोसीजर होती है कि इस ब्लॉक में इतनी वैकेंसी दी जाएंगी, सो दैट जो जनरल फैब्रिक ऑफ ऑफिसर्स है जो कि बाहर निकल रहा है और अलग अलग आर्म्स में और यूनिट्स में जाएगा, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने दोज हु कुड नॉट डू सो वेल इन ट्रेनिंग वो सारे एक आर्म में चले जाएं, और जो बहुत अच्छा करके ट्रेनिंग में और आगे बढ़ सकते हैं वो सारे एक में चले जाएं। तो वो इंटरनल मेंटेन किया जाता है, कार्डर मैनेजमेंट किया जाता है। तो दैट कार्डर मैनेजमेंट मिलिट्री सेक्रेटेरिएट ही देखता है? हाँ, वो फिर इन जनरल क्या ऑफिसर्स के बीच में कंपटीशन रहता है कि भाई मुझे फाइटिंग आर्म में जाना है या कहीं पे जाना है? मतलब व्हाट आर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस चेंज कैसे होती हैं? डेफिनेटली। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो बहुत सारे हम किसी मूवी को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, या फिर किसी ऑफिसर को जिसको हमने ट्रेनिंग या फिर अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखा हो उसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं, किसी की बात को या फिर मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ के मोटिवेट हो जाते हैं। तो सबका अपना अपना मोटिवेशन का एक सोर्स है। उसके बेसिस पे हर कैंडिडेट या फिर हर कैडेट अंडर ट्रेनिंग सोचता है कि मुझे इस आर्म में जाना है और उसमें भी स्पेसिफिक आर्म में जाना है। लेकिन वो फिर उसको मिलती है या नहीं मिलती है वो बात की बात है। लेकिन कंपटीशन ज़रूर होता है, और कंपटीशन उस लेवल पे भी होता है कि जैसे हमने एक ब्लॉक बना दिया 20, फॉर एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, कि 20 कैंडिडेट्स थे उसमें और 1 to 20 उनकी मेरिट लिस्ट थी, और उसमें फॉर एग्जांपल हमने 10 वैकेंसी दे दी कि इन्फेंट्री में जाएंगे, लेकिन उसमें से जाने वाले हैं 12, तो बाकी तो 2 बच गए, तो वो फिर दूसरी आर्म में चले जाएंगे। तो कंपटीशन तो होता है, नो डाउट। और लेट्स से इसके बाद अगर जैसे आपको आर्म आपकी अलॉट हो जाती है, उसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? फिर उनको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पता चल जाता है, उनको अपनी यूनिट पता चल जाती है, और वो फिर अपनी यूनिट में कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो भी फिर उसके बाद यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मैं ये कहूँगा कि रेजिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे फिर उस ऑफिसर की ट्रेनिंग
उसको किस किस तरह से करानी है। फॉर एग्जांपल मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में हूँ, तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद घर आते हैं, 21 डेज़ के लिए हमें छुट्टी मिलती है और उसके बाद हम लोग अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाते हैं। तो रेजिमेंट आपको कब अलॉट होती है? रेजिमेंट ट्रेनिंग में ही अलॉट हो जाती है। मतलब जैसे अर्ली ऑन, मतलब ट्रेनिंग आपकी शुरुआत होती है जो आप की पासिंग आउट परेड होती है उससे लगभग 3-4-5 दिन पहले आपको आपकी रेजिमेंट पता चल पहले जाती आपको आर्म अलॉट होती है, फिर उसके बाद आपको आपकी रेजिमेंट अलॉट होती है? नहीं, फॉर एग्जांपल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक कि मैं गया कोर ऑफ इंजीनियर्स में, तो मुझे ये नहीं बताया जाता है कि यू आर गोइंग इनटू कोर ऑफ इंजीनियर्स। वो ये बताएंगे यू आर कमीशन इनटू 71 इंजीनियर रेजिमेंट। तो मेरे को 71 मुझे यूनिट का नाम पता चल गया। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि यू आर बीइंग कमीशन इनटू 5 जाट, तो उसको ये पता चल गया कि इन्फेंट्री में जो जाट रेजिमेंट में उसकी 7th या फिर 5th बटालियन में मैं कमीशन हुआ, तो उस टाइम पता चल जाता है उनको। अच्छा, सो अब जैसे आपने 5 जाट की बात की, तो 5 जाट के अंदर सारे के सारे अलग अलग आर्म्स भी होते होंगे? नहीं सर, वो क्या है कि आर्मी का अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इन्फेंट्री है तो एक इन्फेंट्री यूनिट को कितना क्या ऑथराइजेशन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ऑथराइज है, उसमें वेपनरी कितनी ऑथराइज है, और अगर उस स्ट्रेंथ में भी कितने, फिर जो हम बात करते हैं जनरली हम सुनते हैं कि ये जीडी में भर्ती हुआ है, ये ट्रेड्समैन भर्ती हुआ है, ये क्लर्क गया है, ये एसकेटी गया है, ये हम लोग जनरली सुनते हैं, अपने गांव देहात में भी सुनते रहते हैं। तो हर यूनिट में किसी भी टाइप की यूनिट होती है, उसमें जो ये इनटेक है, चाहे वो कैटेगरी वाइज इनटेक हो या फिर जनरल ड्यूटी सोल्जर का इनटेक हो, वो डिफ्रेंशिएट करते रहता है कि ट्रेड किस ट्रेड के कितने लोग किस यूनिट में होंगे, वो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है उस यूनिट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक इन्फेंट्री यूनिट की बात करते हैं तो उसमें फाइटिंग सोल्जर्स ज़्यादा होंगे, उसमें ड्राइवर्स भी होंगे, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी होंगे, सिग्नल वाले लोग भी होंगे, उसमें 1-2 एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, फिर उसमें हाउसकीपिंग स्टाफ भी होगा, कुकिंग वाले भी होंगे। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेट प्रोसीजर है, एक लेड डाउन गाइडलाइन है प्रॉपर, उसके हिसाब से ही फिर भर्ती होती रहती है जवान लेवल पे भी। और जब ऑफिसर बन के जाता है तो उस फॉर एग्जांपल कि एक इन्फेंट्री यूनिट है, उसमें हम जनरल पब्लिक को समझाने के लिए हाइपोथेटिकली कि 19 ऑफिसर चाहिए, तो वो फिर कैसे मैनेज करने हैं, कोई किसको कब कमीशन करना है, उनमें से कौन बाहर चला गया है या फिर कोई दूसरे कोर्सेज पे चला गया है, वो फिर मैनेज यूनिट और ऊपर जो आर्मी हेडक्वार्टर पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उनको डील करके मेंटेन करता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये बात हुई कि एक यूनिट का मतलब कोई रेजिमेंट हुई इन जनरल। हाँ, इन जनरल, हाँ बिल्कुल। और रेजिमेंट के अंदर कौन कौन से लोग अटैच होंगे, वो जब आप कमीशन होते हो, जब आपके एज ऑफिसर अगर आपकी जब ट्रेनिंग पूरी होती है, या एज सिपाही जब आपकी, या अलग अलग जो प्रोफेशन या अलग अलग जो आप काम कर सकते हैं फौज के अंदर या उस यूनिट के अंदर, आपको लेटर पकड़ाने से पहले स्पेसिफाई होता था कि आप इस यूनिट में अटैच रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो यूनिट है, ये जो रेजिमेंट है, या उसके आगे स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजिमेंट होता है, बटालियन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? देखिए, सबसे बेसिक तो हम बहुत डाइवर्सिफिकेशन बहुत होता है इंडियन आर्मी में, क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटीज़, नेचर ऑफ रोल बहुत अलग अलग हैं। वो एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं और थ्रेट परसेप्शन क्या है किस एरिया में उसके हिसाब से भी। लेकिन हम यहाँ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कि हम कंपनी लेवल पे नहीं जाएंगे, हम सबसे नीचे जाते हैं बटालियन लेवल पे। सबसे एक यूनिट हम आइडेंटिटी या एंटिटी मान के चलते हैं यूनिट, और 3-4 यूनिट मिलके एक बनती है ब्रिगेड, 3-4 ब्रिगेड मिलके एक बनती है डिवीज़न, और 3-4 डिवीज़न मिलके एक बनती है कोर, और 3 से 4 कोर मिलके बनती है कमांड। और कमांड फिर इंडिया में जैसे आपको पता है कि सारी कमांड्स मिलके और फिर वो सब आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर में आती हैं। तो ये सब जनरली स्ट्रक्चर होता है। और जो सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो है बटालियन। हाँ, सबसे फंडामेंटल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बटालियन है। वैसे तो इंडिपेंडेंट कंपनीज ये वो बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ये मानिए कि एक सबसे फंडामेंटल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बटालियन लेवल है। बटालियन के अंदर क्या क्या होता है? बटालियन में अगेन मैं ये कहूँगा कि व्हाट इज़ नेचर, वो बटालियन कोई इन्फेंट्री की बटालियन है तो अलग होगा, आर्मी सर्विसेज कोर की अलग है तो उसका रोल अलग होगा। अगर हम इन्फेंट्री की बटालियन, इन्फेंट्री की ही हम बात करें तो उसमें एक इन्फेंट्री बटालियन में, स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनी होती हैं, एक सपोर्ट कंपनी होती है। तो वो चारों कंपनियों की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। मेन ऑब्जेक्टिव इन्फेंट्री बटालियन का ये होता है कि टू फाइट
द एनिमी। इसके अलावा फिर उनकी डिप्लॉयमेंट चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हो या फिर कई आजकल तो जैसे ह्यूमन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ में भी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी मिलती हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट होती है उसके हिसाब से ट्रेनिंग जो आपकी बटालियन लेवल पे होती है, रेगुलरली आपके फॉर्मेशन लेवल्स पे भी ट्रेनिंग चल रही होती है, और जो आपने रिक्रूटमेंट के टाइम पे अपनी ट्रेनिंग की थी उन सब को मिला के, और जो जो आपका किसी भी यूनिट या बटालियन का जो हम बात कर रहे थे जो एक स्पेसिफिक रोल है तो उसको अदा करने के लिए अपनी फुल तैयारी में लगे रहते हैं। तो लेट्स से कहीं पे किसी एक वॉर थिएटर के अंदर या किसी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर बटालियन को भेजा जाता है और वहाँ पर आपको हेवी मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है, तो क्या वहाँ पर जो सपोर्ट कि जो हमने बात की थी ना कि आर्मी सपोर्ट वाला जो आर्म है उस आर्म की किसी एक यूनिट को अटैच किया जाता है या उसके कंपोनेंट्स उसी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिट जो होती है बटालियन वो एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, उसको मतलब ब्रेक नहीं करते हैं, वो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होता है। जनरली उसको जब डिप्लॉय किया जाता है तो कंपनीज हैं, कंपनीज को आगे आगे भेजा जाता है, लेकिन बटालियन को ऐसे आप डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक नहीं करते हैं। एक बटालियन खुद में ही एक फुल फ्लेज इनहेरेंट पावर या इनहेरेंट रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट कर सकती है। सो आप ये कह रहे हैं कि जो सपोर्ट कंपनीज होती हैं, जैसे आपने आर्म्स बताए, कौन कौन से आर्म्स बताए थे आपने? एक तो फाइटिंग आर्म हो गए, हाँ फाइटिंग आर्म्स हो गए, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म हो गए और सपोर्ट आर्म्स हो गए। सो लेट्स से एक आपके ही बैच में 2 ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, एक कॉम्बैट सपोर्ट आर्म के अंदर है, एक इन्फेंट्री एक फाइटिंग आर्म के अंदर है। तो ऐसा हो सकता है कि उसको असाइन किया कॉम्बैट सपोर्ट के अंदर और इसको इन्फेंट्री के अंदर, एंड दोनों एट द एंड ऑफ द एक बटालियन या एक यूनिट के अंदर हो सकते हैं। जनरली नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज की ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको 2 साल या 1.5 साल के अटैचमेंट के लिए इन्फेंट्री यूनिट्स में भेजा जाता है जब आप कमीशन होते हैं। लेट्स से आप वॉर फ्रंट पर हैं, हाँ। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर जहां पर शायद आपको सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ सके, तो तब क्या होता है? तो देखिए, जब लड़ाई लगती है ना तो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट लगता है उसमें। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इन्फेंट्री अलग लड़ रही है, आर्मर्ड अलग लड़ रही है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस अलग अपना काम कर रही है, इंजीनियर अपना, ये काम नहीं होता है। और बटालियन लेवल एक डिप्लॉयमेंट के लिए एक एंटिटी है, लेकिन वो कभी भी इंडिविजुअली ऐसे ऑपरेट नहीं करेगी वॉर फ्रंट में। वॉर फ्रंट में तो फॉर्मेशंस, चाहे एक ब्रिगेड को एक फ्रंट दे दिया तो वहाँ ब्रिगेड कमांडर हैं जो कि आगे अपनी जिम्मेवारी के इलाके को देखेंगे और उनके अंडर में जो 3-4 यूनिट्स होंगी उनको उस हिसाब से डिप्लॉय करेंगे। अब इसमें जिम्मेवारी क्या क्या आती है, एक फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ मतलब ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑपरेशंस ये काम करते कैसे हैं, कि मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर वॉर फ्रंट के अंदर ये ऑपरेशंस काम कैसे तो बिल्कुल एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, लेमेंस मतलब एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, कि सामने दुश्मन का एक बंकर है, उसको कैप्चर करना है। तो उस दुश्मन के बंकर को असलियत में जो कैप्चर करेगी वो करेगी इन्फेंट्री। लेकिन इन्फेंट्री जब जाएगी तो वो, फॉर एग्जाम्पल कि वो बंकर पहाड़ पे है, तो उसको इन्फेंट्री वहाँ पहुँचे उससे पहले मुझे उसका अपने गोले बारूद से उसको बंकर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मेरे ऑब्जेक्टिव तो यही है कि डिस्ट्रॉय करूं, या फिर अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें डैमेज कर सकूं। तो उसमें आर्टिलरी अपने गोले मारती रहेगी पीछे से, और ये सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। जब इन्फेंट्री आगे मूव कर जाएगी तो फिर जो इन्फेंट्री के अंदर के वेपन्स हैं, चाहे आप मशीन गन्स हैं, चाहे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो वो सब इन्फेंट्री अपने डिप्लॉय करके और फिर उसके टारगेट को न्यूट्रलाइज करती रहेगी, और इन्फेंट्री अपना और दूसरी इन्फेंट्री की जो दूसरी कंपोनेंट है वो आगे आगे ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। बीच में अगर माइंस आती हैं तो जैसे इंजीनियर्स का रोल आ जाता है, तो वहाँ पे माइंस को इंजीनियर्स वहाँ पे क्लियर करती है। अगर जब आप उस ऑब्जेक्टिव को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद फिर अलग अलग सबका अपना अपना काम बढ़ जाता है कि इन्फेंट्री वहाँ पे है तो इन्फेंट्री को अगर दूसरा काम दिया गया, दूसरा टास्क दे दिया कि जी नहीं आपको अगला इससे आगे भी बंकर है वो कैप्चर करना है, तो फिर उसमें अलग अलग टैक्टिक्स होती है कि पीछे से कोई दूसरी यूनिट आएगी, वो उसको होल्ड करेगी, आगे चले जाएंगे। इसमें भी जब वो आगे चले जाएंगे तो अगर वहाँ आगे फिर से माइंस आ गई तो फिर अलग किसी का रोल आता है। अगर उस टारगेट को भी प्रिपेयर करना है तो आर्टिलरी वहाँ से सपोर्ट देती है। अगर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि हम किसी एरिया में जा रहे हैं और तो हमें अटैक हेप्टर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, तो जो एक्चुअल टैक्टिक्स है वो बहुत बार किस तरह का थ्रेट परसेप्शन है,
किस तरह की आपकी डिप्लॉयमेंट है, किस तरह की आपकी टेरेन है, और कितना आपके जो एनिमी है या फिर जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसका प्रिपरेशन लेवल कितना है। तो इन सब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक बंकर है, नॉर्मल प्लेन में अगर एक बंकर होगा और बंकर में दुश्मन के 4 आदमी बैठे हैं तो मैं 10-15 1-1.5 सेक्शन ले जाके और उसको नेस्तनाबूद कर सकता हूँ। लेकिन वही बंकर अगर मान लो कि 18,000 फीट पे होगा तो मेरी तो 2-3 प्लाटून लग जाएंगे, मेरे 60-70 लोग लग जाएंगे। तो इस तरह से क्लियरली आप डिफाइन नहीं कर सकते। हर एरिया, हर टेरेन, हर थ्रेट परसेप्शन के लिए, हर दुश्मन के प्रिपरेशन के लिए, हर उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो अपने तो ऑपरेशन टेरेन के हिसाब से अलग अलग एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, हाँ, या किस भी एक्सपर्टीज वाले लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी यूनिट को, वो यूनिट कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रही है। बिल्कुल। ऑफिसर्स विल स्पीक टू इन्फेंट्री ऑफिसर, जो उस दोनों यूनिट्स के जो ऑफिसर विल कोऑर्डिनेट थ्रू आउट कि कैसे आगे करना है।